बोले थे। वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे, इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे। एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे अपने भारत स्वाभिमान का स्पष्ट उद्घोष वाक्य है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि सत्ता और सिंहासन और प्रतिष्ठा से उनका कोई मोह नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए ये भारत स्वाभिमान नहीं है, ऐसे ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। वो अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए, राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए। इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने को तैयार। एक दिन गांधी जी ने इससे भी ज्यादा आगे बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो मेरी जगह भारत सरकार की जेल में होगी और मैं भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के। और एक दिन गांधी जी ने यहां तक कहा कि भारत में आजादी मिलने के बाद अगर भारत का साधारण आदमी, साधारण नागरिक कोई भी बात को अपनी मातृभाषा में कहे और सरकार उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो वो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आम आदमी, साधारण आदमी की भाषा को समझने की हमारी सरकार की तैयारी और हैसियत नहीं। इतने कड़े वाक्य। एक दिन गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है बार बार कि मैं एक दिन के लिए भारत का शासक बन जाऊं, एक दिन के लिए। वो कहते थे 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में भारत की सत्ता सौंप दो, मैं भारत का शासक बन जाऊं और ऐसा शासक बनूं जो 25वें घंटे इस्तीफा दे दूं। तो 24 घंटे में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तो गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा। फिर किसी ने कहा दूसरा काम क्या करेंगे? तो कहने लगे पूरे देश से शराब की दुकानें बंद कराऊंगा, शराब का उत्पादन बंद कराऊंगा। फिर किसी ने पूछा बापूजी तीसरा काम आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से जो गो हत्या का कलंक लगा है देश के माथे पर, इस गो हत्या को बंद कराने का कानून संसद में पारित कराऊंगा। तो गांधी जी वैसे कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन की सत्ता वो मांगते थे कि मुझे एक दिन का राजा बना दो। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाकर, शराबबंदी का कानून बनाकर, गोहत्या का कानून बनाकर पूरे देश की सत्ता व्यवस्था से इस्तीफा देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। एक ही दिन के लिए वो चाहते थे देश का शासक होना। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी, जिनके मन में इतनी तीव्रता थी राष्ट्रभाषा को लेकर, उनके परम शिष्यों के हाथ में जब इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल उल्टे स्वर में बोलना शुरू किया। जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता। भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना हो तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना यह नहीं हो सकता। यूरोप और अमेरिका जैसा भारत को बनाना है तो यह अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता। अंग्रेजी विश्व की भाषा है, अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा है, अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा है। इस तरह के तर्क संसद में देना शुरू किया गया। संसद के बाहर इस तरह के तर्क दिए जाने लगे और अंत में हुआ ये कि महात्मा गांधी का सपना, महात्मा गांधी के जाने के बाद इस देश में अभी तक अधूरा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई है। अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा की तरह से स्थापित है और सारे देश में अंग्रेजियत का बोलबाला है। भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है। भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलटाने के लिए अंग्रेजी में काम होता है। पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है, दलील की जाती है, वो अंग्रेजी में है। भारत के चिकित्सक मरीजों को, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं,
उनको लिख कर देते हैं, कागज की पुर्जी वो अंग्रेजी में होती है। मरीज जो दवाएं खरीदते हैं बाजार से वो अंग्रेजी में होती हैं। हमारे देश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को डंडे मार मार के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है। अगर वो अंग्रेजी में ना पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है। बेचारे उसमें फेल होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, वो अलग कहानी है। हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे शीर्ष कृषि शोध संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर के हर स्तर पर अंग्रेजी 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 है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? शहीदों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, बलिदान देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के आंदोलन की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी। फिर आजादी के बाद ये अंग्रेजी स्थापित कैसे हुई और इतना गहराई से कैसे आगे बढ़ गई? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो एक षड्यंत्र है, साजिश है। और वो षड्यंत्र और साजिश ये है कि भारत भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी में भारत फंसा रहना चाहिए और अंग्रेजियत की गुलामी में भी फंसा रहना चाहिए। वो षड्यंत्र क्या हुआ? हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया। हमारे देश का संविधान आप जानते हैं 1947 की आजादी मिलने के थोड़े दिन के बाद से लिखना शुरू हुआ। 1950 में संविधान पूरा लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ। तो संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया, उसका नंबर है 343। अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में यूनियन माने संघ सरकार की भाषा के रूप में काम करेगी और राज्य सरकारें भी चाहें तो अंग्रेजी में काम कर सकेंगी। संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद माने सन 1965 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी। फिर 1965 से अंग्रेजी को हटाने की बात की जाएगी और इस अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद की एक समिति बनाई जाएगी। वो संसदीय समिति जिस तरह का विचार रखेगी, उस विचार पर राष्ट्रपति फिर विचार करेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके अंग्रेजी को भारत से हटा दिया जाएगा। उसके स्थान पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन ये जो लिखा गया वो अनुच्छेद 343 में लिखा गया। उस अनुच्छेद 343 का जो पैराग्राफ 1 है उसमें ये बात है। 2 नंबर और 3 नंबर को जब पढ़ें तो उसमें बिल्कुल उल्टी बात है। तीसरे पैराग्राफ में उल्टी बात लिखी गई और तीसरे पैराग्राफ में यह लिखा गया कि भारत के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, अगर कोई राज्य विरोध करेगा तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। माने अंग्रेजी हटाने का विरोध करेगा कोई राज्य, हिंदी को स्थापित करने की समर्थन में कोई राज्य होगा तो फिर नहीं हटाया जाएगा। फिर इसी के आगे एक अनुच्छेद 348 लिखा गया संविधान में और उस अनुच्छेद में यह लिख दिया गया कि भारत में भले ही हिंदी आम बोलचाल की भाषा रहे, भारत में भले ही अन्य चीजों में हिंदी का प्रयोग होता रहे, लेकिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और कानून के स्तर पर तो अंग्रेजी ही प्रामाणिक भाषा रहेगी। यह अनुच्छेद 348 में लिख दिया गया। एक जगह लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषाएं आ जाएंगी। एक जगह लिख रहे हैं कि नहीं, उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर 348 में कह दिया कि नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो हिंदी के प्रश्न ही नहीं उठेंगे, वहां तो अंग्रेजी में ही काम चलेगा। कानून की भाषा अंग्रेजी, पक्ष की बहस अंग्रेजी में, विपक्ष की बहस अंग्रेजी में और फैसले सारे अंग्रेजी में। मतलब सीधा सा ये है कि एक जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दिखाकर दूसरी जगह से बिल्कुल जड़ काट दी गई हिंदी की। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद की एक समिति बनाई गई। 1955 में वो समिति स्थापित हुई। उस समिति से कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। समिति ने ये कह दिया कि अभी भारत में अंग्रेजी को हटाने का अनुकूल समय नहीं आया है। जब तक अनुकूल समय नहीं आता अंग्रेजी को हटाने का, तब तक प्रतीक्षा की जाए। तो 1955 की संसदीय समिति ने ऐसी रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरी समिति बनी, उनकी भी रिपोर्ट इसी तरह से आई और उसके बाद 1963 में संसद में बड़ी भयंकर बहस हुई इस पर कि अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ।
अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाओं को लाओ। ये बहस में भी अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को अभी थोड़े दिन तक रखा जाए। फिर जब 1965 का समय पूरा हो गया और 15 साल की अवधि समाप्त हो गई, तो भारत की राजभाषा हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने, इस पर जब बात शुरू हुई तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो गए। और दक्षिण भारत में जो दंगे शुरू हुए, भारत सरकार की खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि वो दंगे अपने आप नहीं हुए, कराए गए। उन नेताओं के द्वारा भड़काए गए जो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी इस देश में से हटे। तो सरकार को मौका मिल गया ये कहने का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर अगर दंगे हो रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता, अंग्रेजी को ही बरकरार रखना पड़ेगा। और 1967 में विधेयक पास कर दिया गया। फिर 1968 में उस विधेयक में एक संशोधन कर दिया गया और वो संशोधन इस समय हमारे लिए फांसी के फंदे जैसा है, भारत की राष्ट्रभाषा के लिए, भारत की मातृभाषाओं के लिए। उस संशोधन में लिखा यह गया कि भारत के जितने राज्य हैं, इनमें से एक राज्य भी अगर अंग्रेजी का समर्थन करेगा तो भारत में अंग्रेजी ही लागू रहेगी। भारत में इस समय 33 राज्य हैं और 33 राज्यों में से एक राज्य भी अगर ये कहता है कि अंग्रेजी होनी ही चाहिए तो पूरे भारत में अंग्रेजी रहेगी। जब तक वो राज्य ये नहीं कहता कि अंग्रेजी हटा देनी चाहिए, तब तक भारत से अंग्रेजी नहीं हटाई जाएगी। ऐसा संशोधन करके कानून बन गया। अब यही कानून है जो भारत में हिंदी के गले में फांसी के फंदे जैसा लटका हुआ है। ये हमारे देश की स्थिति है। अब ये स्थिति संसद ने बनाई है, ये स्थिति संविधान ने बनाई है, ये स्थिति कानून ने बनाई है। आप जानते हैं संसद को चलाने वाले नेता होते हैं, आपको मालूम है संविधान बनाने वाले भी नेता ही थे और आपको मालूम है विधायिकाओं को चलाने वाले भी नेता ही हैं। तो भारत में कुछ नेता जो आजादी के बाद से लगातार इस षड्यंत्र में लगे रहे हैं कि अंग्रेजी हटनी नहीं चाहिए भारत से क्योंकि उनकी सत्ता वहां से हट जाएगी। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि अंग्रेजी जानने वाले 1 करोड़ से भी कम हैं इस देश में, लेकिन उनकी सत्ता इस देश पर काबिज है और व्यवस्था में वो पूरी तरह से हावी है, इसलिए अंग्रेजी हटने नहीं पा रही है। अब जब तक ये लोग व्यवस्था पर हावी रहेंगे और जब तक ये सत्ता को अपने हाथ में रखेंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी का स्थान कोई बदलेगा और हिंदी और भारतीय भाषाओं का स्थान कुछ बेहतर हो पाएगा। तो भारत स्वाभिमान की तरफ से सारे देश में हमें ये प्रयास करना है कि अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले और अंग्रेजी में आचार व्यवहार करने वाले लोगों के हाथ से सत्ता छीननी पड़ेगी और भारतीय भाषाओं के जानने वालों के हाथ में वो सत्ता देनी पड़ेगी। तभी जाकर अंग्रेजी और अंग्रेजियत का इस देश से सर्वनाश होगा और भारत की भाषाओं के लिए रास्ता खुलेगा। ये तो शायद हमें आज नहीं तो कल करना पड़ जाएगा। मेरे मन में एक बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूं। ये अंग्रेजी के समर्थन में तर्क देने वाले जो नेता हैं और अंग्रेजी को भारत में बनाकर रखने वाले जो नेता हैं, ये मूलतः 4 तर्क देते हैं। पहला तर्क देते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है पूरी दुनिया में। दूसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विश्व भाषा है पूरी दुनिया में। तीसरा तर्क देते हैं अंग्रेजी विज्ञान की और तकनीकी की भाषा है पूरी दुनिया में। और चौथा और आखिरी तर्क उनका होता है कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा समृद्धशाली भाषा है पूरी दुनिया में। तो अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी विश्व भाषा है। सारी दुनिया से हमें व्यवहार करना है तो अंग्रेजी के माध्यम से संभव है। अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है। अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। और अंग्रेजी भारत में रहनी चाहिए क्योंकि सभ्य लोगों की, उच्च शिक्षित लोगों की भाषा अंग्रेजी है। इन तर्कों के आधार पर अंग्रेजी का बचाव किया जाता है और हिंदी और भारतीय भाषाओं को गाली दी जाती है। इन चारों तर्कों को मैं आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं। अंग्रेजी की वास्तव में पूरी दुनिया में क्या हैसियत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी दुनिया के बारे में जो अंग्रेजी का भ्रम है ना विश्व भाषा होने का, इसी तर्क से मैं मेरी बात शुरू करता हूं कि क्या अंग्रेजी विश्व भाषा है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से है। इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। 200 देश हैं पूरी दुनिया में और लगभग 650 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। अब 650 करोड़ की आबादी है
200 पूरी दुनिया में देश हैं, तो अंग्रेजी की स्थिति क्या है उसमें? 200 देशों में से मात्र 11 देश हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, अंग्रेजी समझी जाती है और अंग्रेजी में काम होता है। इसका मतलब दुनिया के सिर्फ 5% देशों में ही अंग्रेजी है। 95% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो विश्व भाषा कैसे हो गई? आबादी के हिसाब से बात करें तो अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने वालों की आबादी पूरी दुनिया में मात्र 30 करोड़ है और दुनिया की आबादी लगभग 650 करोड़ है। अब 650 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 करोड़ लोग अंग्रेजी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, सीखते वगैरह वगैरह। तो अगर 30 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई? ये तो पूरी दुनिया के लगभग 4% लोगों की ही भाषा हुई। आबादी के हिसाब से दुनिया के 4% और देशों की संख्या के हिसाब से दुनिया के 5%। तो 5% देशों में अंग्रेजी है, 4% लोग अंग्रेजी जानते, बोलते, समझते हैं। तो 96% लोग तो ना अंग्रेजी बोलते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना अंग्रेजी में काम करते हैं। तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई? आप सोचिए, अगर विश्व भाषा का दर्जा किसी को मिल सकता है तो वो चाइनीज भाषा को मिल सकता है और दूसरे नंबर पर हिंदी को ही मिल सकता है। आप बोलेंगे क्यों? दुनिया में 650 करोड़ की आबादी है जो, उसमें से 140 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज लिखते हैं, चाइनीज में काम करते हैं। 140 करोड़ लोग दुनिया में। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर दुनिया में है तो चाइनीज है, तो वो विश्व भाषा हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर जो कोई भाषा है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, पढ़ी और लिखी जाने वाली, वो हिंदी है, मात्र हिंदी है और हिंदी है। दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोल सकते हैं और 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा हिंदी है। 15 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वो हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। 85 करोड़ लोगों की तो मातृभाषा भी हिंदी है। इस तरह से 100 करोड़ लोग हैं भारत और भारत के बाहर जो हिंदी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं और 140 करोड़ चीनी जानते, समझते, बोलते, पढ़ते हैं। तो विश्व भाषा होने की हैसियत अगर किसी के पास है तो या तो चीनी भाषा के पास है या तो हिंदी के पास है। और तीसरे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है सबसे ज्यादा, वो रूसी है। चौथे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो स्पेनिश है। 5वें नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो पोर्चुगीज है। 6ठे नंबर पर जो भाषा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो डच है। और इस तरह से जब आप गिनती करते 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 चले जाते हैं तो 10वें 11वें नंबर के बाद नंबर आता है अंग्रेजी का, जिनको लोग जानते, समझते और बोलते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ है जो भारत में फैलाया गया पिछले 63 साल आजादी के बाद कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। अंग्रेजी विश्व के एक छोटे से इलाके की भाषा है और उस इलाके की भाषा है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो भारत में अंग्रेजी है। पाकिस्तान भारत का अंग था, पाकिस्तान में अंग्रेजी है। बांग्लादेश कभी भारत का अंग था, बांग्लादेश में अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है। न्यूजीलैंड अंग्रेजों का गुलाम रहा, वहां अंग्रेजी है। इसी तरह से अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम रहा, अमेरिका में अंग्रेजी है। कनाडा अंग्रेजों का गुलाम रहा, कनाडा में अंग्रेजी है। वेस्ट इंडीज अंग्रेजों का गुलाम रहा, वेस्ट इंडीज में अंग्रेजी है। ऐसे कुल मिलाकर दुनिया में 11 ही देश हैं जहां पर अंग्रेजी है और वो भी चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हुए इसलिए अंग्रेजी है। अर्थात अगर ये देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते तो इन देशों में भी अंग्रेजी का नाम लेवा कोई नहीं होता। ये बिल्कुल पक्की बात है। अब इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड के नीचे छोटे छोटे 2 देश हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती कब्जे में कर रखा है। एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है। उनके लोगों की मातृभाषा आयरिश है और स्कॉटिश है, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर अंग्रेजी थोप के रखी हुई है ताकि वो ब्रिटेन से अलग ना हो जाए।
तो इस तरह से देखने में 14 देश आ जाते हैं। एक न्यू साउथ वेल्स है, एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है और एक मूल देश तो इंग्लैंड है ही। तो कुल 14, नहीं तो इंग्लैंड को हटा के, ब्रिटेन को हटा के मात्र 11 देश ही हैं जहां पर अंग्रेजी है। तो ये अंग्रेजी विश्व भाषा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा तर्क जो उनका है, जो दूसरा झूठा अभियान चला रखा है उन्होंने, कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है। अब जरा देखें कि अंग्रेजी में समृद्धि कितनी है। किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो भाषा विज्ञानियों के अनुसार उस भाषा में शब्दों की संख्या से मानी जाती है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं उस भाषा को उतना ही समृद्ध माना जाता है। सारे दुनिया के भाषा विज्ञानी इस पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी। तो जरा देखें अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं। आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। इंग्लैंड जो अंग्रेजी का मूल देश है, अंग्रेजी का उत्पादक देश है, जहां अंग्रेजी का जन्म हुआ, उस इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। माने आज से अगर गिनना शुरू करें तो लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी का जन्म 1500 साल पहले हुआ है पूरी दुनिया में। आपको हैरानी होगी जानकर 5वीं शताब्दी के पहले पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलती थी। लैटिन में लोग लिखते थे, लैटिन में बोलते थे, लैटिन में सब काम होता था। और जब अंग्रेजी का जन्म हुआ तो लैटिन बोलने वाले, लैटिन जानने वाले, लैटिन लिखने वाले लोग अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि जो गंवार लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अंग्रेजी में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। हम सभ्य लोग हैं, इसलिए हम लैटिन में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो अंग्रेजी को गाली दी जाती थी 5वीं शताब्दी में। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आगे बढ़ी। इसका जन्म दुनिया में सबसे बाद में हुआ है। अगर दुनिया की सभी भाषाओं को आप एक तरफ रख लें तो दुनिया की भाषाएं अंग्रेजी से सबसे ज्यादा पुरानी हैं। अंग्रेजी सबसे नई भाषा है। अंग्रेजी सबसे ज्यादा नजदीक की भाषा है। अंग्रेजी का जन्म सबसे बाद हुआ है, तो सबसे नजदीक की भाषा है, सबसे बाद में जन्म हुआ है, तो शब्दों की संख्या भी सबसे कम इन्हीं के पास होगी। तो अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है। अंग्रेज विद्वान जो अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, मैं नहीं कहता, अंग्रेज विद्वानों की कही गई बात आपसे कह रहा हूं। अंग्रेज विद्वानों को कहना है कि अंग्रेजी के मूल शब्द अभी सन 2009 तक आते आते मात्र 65,000 हो पाए हैं। तो जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं अंग्रेजी की, आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो और पुरानी डिक्शनरी पढ़ो, वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, तो उसमें कहा जाता है कि 2.5 लाख शब्द हैं, लेकिन मूल शब्द 65,000 ही हैं। तो बाकी 1,85,000 शब्द कहां से आए हैं? तो अंग्रेजी ने उधार ले रखे हैं, लैटिन से उधार लिए हैं, फ्रेंच में से उधार लिए हैं, जर्मन में से उधार लिए हैं, डच में से उधार लिए हैं, पोर्चुगीज में से उधार लिए हैं, हमारी संस्कृत में से उधार लिए हुए शब्द अंग्रेजी में है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं, हिंदी के बहुत सारे उधार लिए हुए शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रखे हुए हैं। तो दुनिया भर के देशों की जो भाषाएं हैं उन सभी से उधार ले लेकर उनका शब्दकोश है इस समय 2.5 लाख का, और मूल अंग्रेजी शब्द हैं 65,000। तो ये तो अंग्रेजी की समृद्धि की बात है। अब मैं आगे चलता हूं, भारत की भाषाओं की बात करता हूं और दुनिया की भाषाओं की बात करता हूं। दुनिया में जो सबसे छोटे देशों की भाषाएं हैं, जैसे डेनिश है, जैसे फिनिश है, जैसे नॉर्वेजियन है, जैसे और स्पेनिश है, पोर्चुगीज वगैरह हैं, इन भाषाओं के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा हैं। और भारत में तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, आसामी सब मिलाकर 22 भाषाएं हैं। भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को जोड़ दें तो अंग्रेजी से कई गुने ज्यादा है। मैं तो आपके बिहार की एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। आप सब बिहार से आए हैं। बिहार की 3 बोलियों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूं ना, एक तो मगधी है और एक तो मैथिली है और एक तो भोजपुरी है। भोजपुरी, मगधी और मैथिली ये तीनों हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं और ऐसी हिंदी की 20 बोलियां मानी जाती हैं। ब्रज भाषा एक है, बनारस की अलग है, गोरखपुर की अलग है।
तो अनेक अनेक हिंदी में जो बोलियां हैं इनको एक साथ रख लिया जाए और हिंदी के जो संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं उनको एक जगह रख लिया जाए, हिंदी की खड़ी बोली को एक जगह और दूसरी बोलियों को एक जगह रख लिया जाए, तो इनके कुल शब्दों की संख्या 60 लाख है। अंग्रेजी के कुल शब्दों की संख्या सारी दुनिया से उधार लेकर 2.5 लाख है और उनके मूल शब्द 65,000 हैं, और हिंदी की सहयोगी जो बोलियां हैं इनको जोड़ लिया जाए तो ये 60 लाख है। और अगर संस्कृत की बात कर दें, संस्कृत के शब्दों के भंडार की बात कर दें, तो गुरुवर यहां बैठे हुए हैं, वो अपने पहले वाले व्याख्यान में कह रहे थे, इससे पहले जो उन्होंने संस्कृत भाषा पे दिया था, कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें करोड़ों करोड़ों शब्द बन सकते हैं, बनाए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक एक धातु शब्द से हजारों हजारों शब्द बन सकते हैं। तो संस्कृत में करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों को गिनने का सामर्थ्य अभी तक विकसित नहीं हो पाया हम में, क्योंकि शब्दों का भंडार अनंत है, क्योंकि इस भाषा का सामर्थ्य अनंत है। तो जिस भाषा में करोड़ों शब्द हो, जिस भाषा में शब्दों का भंडार सबसे बड़ा हो, वो समृद्धशाली है, या अंग्रेजी जिसमें मात्र 65,000 मूल शब्द हैं और बाकी कुल मिलाकर उधार लिए हुए 2.5 लाख शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा कैसे हुई? और मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। पूरे भारत देश में हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इनकी जो अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों की सूची अगर बनाएंगे तो 3,280 बोलियां हैं भारत में और 22 भाषाएं हैं भारत में, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। बोली आप समझते हैं, भाषा से विकसित, जैसे हिंदी भाषा है और बोली भोजपुरी है, मगधी है, या तो आपकी मैथिली है, या तो बनारसी है, या तो कोई और क्षेत्र की है। तो बोलियां भारत में 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं। दुनिया के किसी देश में नहीं है। किसी भी देश का इतिहास हम पढ़ें तो एक भाषा, ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा किसी भी देश में, रूस में, जापान में, चीन में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, सभी देशों में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 भाषाएं, और बोलियां तो किसी देश में एक या अधिक से अधिक 2। भारत अकेला दुनिया का ऐसा वैविध्यशाली देश है जहां बोलियां 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं। तो शब्दों का भंडार तो सबसे बड़ा हमारे ही पास होगा। तो भाषा की समृद्धि तो हमारे पास है, अंग्रेजों के पास क्या है? ऐसी भाषा है अंग्रेजी। अब इस भाषा को लोग कहते हैं कि दुनिया की समृद्धशाली भाषा है। मेरे समझ में नहीं आता कि इनकी समृद्धि क्या है, जिनकी व्याकरण जो है स्थिर नहीं, बदलती रहती है समय के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, और जिस भाषा में शब्द सबसे कम हो, जिन भाषाओं के दूसरी भाषाओं के कई कई समानार्थक पर्यायवाची शब्दों, इनके पास कुल जमा एक ही हो, तो बहुत गरीब भाषा है, गरीबों की भाषा है। क्योंकि जब अंग्रेजी का विकास इंग्लैंड में हुआ, उस समय इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, इसलिए भाषा भी उनकी सबसे गरीब ही है। और भारत में इसका उल्टा है। जब भारत में संस्कृत का विकास हुआ होगा तो भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था, इसलिए संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्धशाली भाषा है। गरीबी में से गरीबी ही निकलती है और समृद्धि में से समृद्धि निकलती है। हमारे समृद्धशाली समय में संस्कृत विकसित हुई, हिंदी विकसित हुई, इसलिए शब्द भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे गरीब समय था इंग्लैंड का 5वीं शताब्दी का, 6वीं शताब्दी का, जब इंग्लैंड के लोग भूख से मरते थे, उस समय अंग्रेजी विकसित हुई, इसलिए गरीब है। इसलिए अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा तो बिल्कुल नहीं है। और एक तर्क देते हैं अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है, अंग्रेजी तकनीकी की भाषा है। मैं आपको विज्ञान और तकनीकी के बारे में 2-3 छोटी जानकारियां देना चाहता हूं। जब दुनिया देश की भाषाओं के बारे में थोड़ा मैं अभ्यास करने लगा तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि सबसे ज्यादा विज्ञान की पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के विषय की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाषा में, और दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के शोध पत्र जो प्रकाशित हुए हैं
रिसर्च पेपर जिनको अंग्रेजी वाले कहते हैं, वो रूसी भाषा में है। तो जिन देशों में सबसे ज्यादा शोध हुआ विज्ञान और तकनीकी का, वो रूस है, जो एक जमाने में सोवियत संघ हुआ करता था। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रूस एक अलग देश हो गया। तो रूसी भाषा में सबसे ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए, रूसी भाषा में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो विज्ञान और तकनीकी की भाषा रूसी भाषा है। और विज्ञान